हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू संकल्प भारत जेई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय लेकर आया हूं आपके लिए आधार जेई सीरीज का 7वां लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के सेकंड पार्ट की। पहले पार्ट में हम लोगों ने ये सीख लिया था कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। सेकंड पार्ट में भी हम एक मेथड और पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का, और उसके बाद हम बात करेंगे इस इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन की, जो फिजिक्स में बहुत बढ़िया तरीके से यूज होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और क्या पढ़ने वाले हैं, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स इन वन डायमेंशनल मोशन। और इसी वन डायमेंशनल मोशन में हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन, और कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको घर से करके ले आने के लिए। आज उसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी हम यहां पर प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ ऐसे मिक्स क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जहां पर हमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का यूज पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट से, दैट इज रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रूल तो मान लीजिए एक कहने की बात हो गई। आपको क्या समझना है, मैं आपको सिंपल बात बता दूं। देखिए, अगर आपको कहीं कोई फंक्शन मिला हुआ है, कहीं कोई फंक्शन मिल रहा है, एक फंक्शन है f ऑफ gx, ठीक है, और इसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो उस फंक्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस gx को u मान लोगे। इस gx को u मानोगे तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, g डैश x करोगे, तो ये बराबर होगा किसके, du बाई dx के। तो g डैश x इंटू dx जो होगा ये बराबर हो जाएगा du के। तो आपका जो फंक्शन होगा वो थोड़ा आसान बन जाएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका वास्तविक मतलब क्या है ये आपको सवाल करने के साथ ही पता चलेगा। तो चलिए सर, आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y dy, और इसको इंटीग्रेट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मुझे इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 1 प्लस वाई स्क्वायर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 2y के बराबर होगा। ठीक है, तो भैया अब क्या करें, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर को, ध्यान देना जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है। 1 प्लस वाई स्क्वायर को अपन टी स्क्वायर मान लेंगे। 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या मान लेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेंगे। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आसान बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और डिफरेंशिएट हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टी, जो हमने माना है। तो इसको अपन लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या होगा, 2y है और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये हो जाएगा dy बाई dt, और यहां पर t स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2t, dt बाई dt 1 हो जाएगा। परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें भाई। तो यहां क्या होगा, 2y dy विल बी इक्वल टू 2t dt। इस t से ये t कट जाएगा, y dy की वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्या, y dy की वैल्यू आ जाएगी t dt। अब चलिए 1 प्लस वाई स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर माना था, 1 प्लस वाई स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर माना था, और इसको जब अपन इंटीग्रेट करने चलेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, समझिएगा इसको, समझिएगा सर। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, देखो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे अब क्या होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर रख दोगे, और ये अंडर रूट में था इनटू डी, यहां देखो यहां पे क्या है 2y dy, तो y dy की वैल्यू किसके बराबर है, y dy की वैल्यू है t dt के बराबर। तो यहां पे मैं लिख दूंगा भैया 2t dt, खत्म बात। देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया टी स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट, और यहां पर क्या 2y dy है, तो y dy की जगह मैंने क्या लिख दिया, या 2y dy की जगह 2t dt, या y dy की जगह t dt। बात तो दोनों बराबर ही है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो इस 2 को यहां बाहर कर दो, टी स्क्वायर ये t बाहर आ जाएगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, t हो जाएगा भाई अंडर रूट के बाहर, और ये t मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t स्क्वायर dt हो जाएगा, टी स्क्वायर dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, अब इसका इंटीग्रेशन तो हम लास्ट वाली क्लास में पढ़ के आए हैं, वो क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3, लेकिन ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो यहां पर c भी लग जाएगा।
तो आपके पास जो आई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 2/3 टी क्यूब प्लस सी। तो आपने टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या माना था, 1 + y स्क्वायर माना था, 1 + y स्क्वायर माना था। मतलब टी की वैल्यू कितनी थी अपने पास, देखो 2/3 टी की वैल्यू मेरे पास थी √1 + y स्क्वायर, मतलब 1 + y स्क्वायर की पावर 1/2 और उसका क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 + c। ये हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जेईई मेंस एडवांस में कई बार इस पर्टिकुलर मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, फिजिक्स में इनकी एप्लीकेशन हुई है, ऐसी डेरिवेशंस पूछ ली जाती हैं जिनमें इस तरह का इंटीग्रेशन हो रहा होता है। तो ये इंटीग्रेशन हमको पता होना चाहिए। और फिजिक्स की बहुत सारी डेरिवेशंस ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी डेरिवेशंस है जिसमें हमको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। इंटीग्रेशन वैसे तो बहुत बड़ा है, वो आपको 12वीं क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, या आप ड्रॉप करके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया ही जाएगा। अपन बस उतना ही इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं जितने इंटीग्रेशन को हम फिजिक्स में यूज करने वाले हैं। एक्स्ट्रा कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे, बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको फिजिक्स में जरूरत है। ठीक है, पूरी मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ने बैठे हैं यार, हम उतनी मैथमेटिक्स पढ़ने बैठे हैं कि फिर हमको फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट होने लग जाएं, और कॉन्सेप्ट सेट होने के बाद हमको कैलकुलेशन के रिगार्डिंग कभी किसी तरह की समस्या फेस ना करनी पड़े। ठीक है, चलिए सर आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और सवाल दिया हुआ है, इसी में एक और सवाल दिया हुआ है, ये इंटीग्रेशन यहां लगा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को पूरा बता देता हूं आपको। ये लिखा हुआ है 2z dz अपॉन z² + 1 की पावर 3/2। देखिएगा की पावर 3 ये क्या कह रहा कि क्यूब रूट कह रहा है ना, कि पावर 1/3। ये आपके पास क्वेश्चन है और कहा जा रहा है कि इसको इंटीग्रेट करना है। 2z dz अपॉन z² + 1 की पावर क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, और मुझे इसको इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है। तो मैं समझ रहा हूं कि z² + 1 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये z dz के फॉर्म में आ जाएगा। तो भाई आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं क्या करूं, मैं इसको सॉल्व कर लूं कैसे। लेट अस कंसीडर, फिर से वही बात, और सवाल अभी करा रहा हूं मैं आपको। लेट अस कंसीडर z² + 1 = t²। मान लीजिए z² + 1 = t²। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा, 2z dz/dt 1 का 0 हो गया = 2t। चेन रूल लगेगा ना यार, ये z है और डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो लास्ट में dz/dt तो लिखना ही पड़ेगा। तो अब यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 2z dz = 2t dt, या तो आप यहां 2 से 2 काट दो तो z dz = क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा t dt। अब जो आपने यहां एक्सप्रेशन निकाला है इसको सब्स्टिट्यूशन में यूज कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा सर। आइए देख लेते हैं कैसे यार। देखो क्या करोगे, अब यहां पर अपने इंटीग्रेशन को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे भाई, i विल बी इक्वल टू z dz की जगह लिख दो t dt, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा t की पावर 1/3। अब t की पावर 1/3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × t की पावर 1 - 1/3 dt। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2t की पावर 2/3 dt, और जब इंटीग्रेट करोगे इसको तो t की पावर 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1 हो जाएगा। अरे ठीक है यार, अब जब ऐसा हो गया भाई, तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब तो अपन इसको सॉल्व करके आंसर निकाल ही सकते हैं। कैसे भाई, ये अपने पास हो जाएगा i विल बी इक्वल टू 2t की पावर 2/3 + 3 दैट इज इक्वल 2/3 + 1 दैट इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5/3। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहां पर अपने पास लग जाएगा कांस्टेंट c, जो हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम भूल गए। और ये हमने क्यों लगाना है, क्योंकि ये जो इंटीग्रल है ये कैसा है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। और हम कैसे पहचानेंगे कि कोई इंटीग्रल इनडेफिनिट है कि डेफिनिट है, ये हमको पता चलेगा इस बात से कि हम ये जो लिमिट लगा रहे हैं, अगर लिमिट लगा हुआ है तो इंटीग्रल आपका डेफिनिट होगा, अगर लिमिट नहीं दिया है तो कैसा इंटीग्रल होगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा। इतना ही आपको जानना है फिजिक्स के लिए। ठीक है, चलिए सर
तो अब जब हम आई निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 5 टी की पावर 5/3 प्लस सी। लेकिन ये टी तो हमने माना था ना, तो ये टी हमने किसके बराबर माना था? जेड स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। याद रखिएगा दोनों साइड स्क्वायर किया था हमने, तो ये कितना हो जाएगा 6/5। टी की जगह अपन क्या रख दें? टी की जगह हम लोग रख देंगे भाई जेड स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा अपने पास 5/6 प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कंप्लीट इंटीग्रेशन। अरे ठीक है भैया, बात समझ आई, चले आगे बढ़ें। आगे बढ़ाया जाए कहानी को। बिल्कुल सर, आगे बढ़ा लो, आपकी इच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी इच्छा पूरी कर देता हूं। कैसे भाई? अब मैं कह रहा हूं कि अगर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, लेकिन भैया अब डेफिनेट इंटीग्रल रहेगा। अगर डेफिनेट इंटीग्रल रहेगा, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया, कह दिया कि आप इंटीग्रेट करिए x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को। एक्स dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इंटीग्रेट करिए। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करिए? 0 से लेकर, या ए स्क्वायर की जगह बदल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेकर, या 0 मत रखो, इसको इंटीग्रेट कर दो 1 से लेकर 2 तक। और फिर आपसे कह दिया गया कि बताइए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें कोई कठिन बात नहीं है, बस इसमें एक और चीज एड ऑन हो जाती है, उसको ध्यान से समझिएगा। वो क्या है भाई? कि जब मुझे दिखेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अगर मैं टी स्क्वायर मान लूं और इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं 2x dx बाई dt। 4 कांस्टेंट 0 और यहां पे कितना हो गया 2t। तो x dx की वैल्यू बराबर हो गई अपने पास t dt के। तो अब जब हम यहां पे इसको सॉल्व करने जाएंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने जाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं इस इंटीग्रेशन को इधर सॉल्व कर रहा हूं भाई, इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। तो i विल बी रिटन एज x dx की जगह मैं लिख दूंगा t dt। और भाई यहां पर क्या, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह क्या लिख दूंगा? यहां पे मैं लिख दूंगा टी स्क्वायर, और यहां पर भाई अपने पास क्या है? अंडर रूट। अरे ठीक है, समझना, बहुत ध्यान से समझना, यही सारा गेम होने वाला है। तो आई विल बी इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? टी डी टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कट जाएगा, तो आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट थी, यहां लिमिट नहीं है। अब कैसे भाई? अरे भाई ये लिमिट नहीं है तो इनडेफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा ना। लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये डेफिनिट इंटीग्रल है, मतलब यहां पर लिमिट होनी चाहिए। तो सवाल पैदा होता है, क्या मैं यहां पर 1 से लेकर 2 तक की लिमिट लगा दूं? क्या मैं इसको 1 से लेकर 2 तक की लिमिट लगा के सॉल्व कर दूं? नहीं, याद रखिएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो आप कैसे लिमिट निकालोगे? देखो, लोअर लिमिट के लिए कहानी कहां? लोअर लिमिट। कैसे लोअर लिमिट निकालें? हमने क्या माना है? टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो भैया इनिशियली लोअर लिमिट पे x की वैल्यू है 1, तो t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 5। एक्स स्क्वायर 1 रख देंगे भाई, x की जगह 1 रख दोगे अगर आप, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 4 5 हो जाएगा। तो t की वैल्यू आपको मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब क्या भैया, ये हमारा हो गया लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट की बात करेंगे, तो अपर लिमिट क्या करेंगे भाई? अपर लिमिट में x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 2, तो भैया टी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 दैट इज 8। अरे ठीक है, ये टी स्क्वायर आया तो टी कितना हो जाएगा बताओ भाई? तो टी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास अंडर रूट ऑफ 8। याद रखिएगा। तो अब इसकी लिमिट लगेगी आपकी कहां से कहां तक? इसकी लिमिट लगेगी रूट 5 से लेकर रूट 8 तक, रूट 5 से लेकर रूट 8 तक। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहां रूट 5 लिखोगे, यहां रूट 8 लिखोगे, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो? कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो भाई? रूट 5 से रूट 8। तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट लगा देंगे यहां पर रूट 5 और यहां पर लिमिट लगा देंगे रूट 8। तो i की वैल्यू हो जाएगी अपने पास रूट 8 माइनस रूट 5। ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। अरे क्या यहां तक कहानी समझ आई? बिल्कुल। चलिए, तो सर क्या यही एक तरीका है? नहीं, इसका एक और तरीका है। वो क्या तरीका है वो समझो। फिजिक्स के लिए वो तरीका सेट हो जाता है, मैथमेटिक्स में पता नहीं होगा, ठीक है, फिजिक्स में काम कर जाता है। और वो क्या है भाई कि आप एक काम करो, आप इसको ना i इक्वल्स टू यहां तक लेके आओ ना dt तक।
i इक्वल्स टू dt तक लेके आए हो और इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये इंटीग्रेशन t हो जाएगा। अब लिमिट लगानी है आपको, अब लिमिट लगानी है, लिमिट आपको पता नहीं है तो आप एक काम करो, जो आपने t माना था उसको यहां पे लिख दो। तो t की वैल्यू क्या मानी थी आपने, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक, अब आप x की लिमिट लगा सकते हो 1 से लेकर 2 तक। तो i आपके पास कितना आ जाएगा, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके हैं कि या तो आप t की लिमिट चेंज कर लो, अगर आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हो, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो आपके पास दो तरीका है। अगर आप t के टर्म में ही इंटीग्रेट करके आंसर निकालना चाहते हो तो आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ये लिमिट यूज करके सॉल्व करना चाहते हो तो पहले t के टर्म में इसको इंटीग्रेट करके t की जगह वैल्यू रख के जो आपने मानी थी फिर आप इसकी लिमिट लगा सकते हैं। दोनों से आंसर सेम आएगा। आप करके देखिए यहां पर कि अगर मैं यहां पर अपर लिमिट रखूंगा तो ये अपने पास 8 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 1 रख दूंगा तो रूट 5 हो जाएगा। वही आंसर आया जो पहले आ रहा था, कोई नई चीज नहीं आई। ठीक है सर, अरे क्या यहां तक कहानी क्लियर है? नहीं, एक आध और सवाल करने और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आओ मैं एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं यार तुम्हें। एक दो क्वेश्चन और देख लो, कोशिश कर लो, समझ लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और अगला क्वेश्चन मैं क्या बता रहा हूं, मैं भाई कह रहा हूं अपने पास है एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये है अपने पास। ठीक है, और लिमिट कह रहा है हमको निकालनी है 2 से लेकर 4 तक और इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैंने क्या करना है, देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऊपर एक्स डी एक्स है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स डी एक्स का फॉर्म बन जाएगा। जैसे ही बनेगा इसको मान लो टी स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2x dx विल बी इक्वल टू 2t dt, मतलब x dx विल बी इक्वल टू t dt। अब ये वैल्यू उठा के यहां रख दो तो i विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 से लेके 4 तक नहीं, याद रखना अब लिमिट बदल जाएगी, 2 से लेके 4 तक नहीं निकालेंगे, अब लिमिट अलग लगाएंगे क्योंकि x dx की जगह हमने लिख दिया t dt और अपने पास नीचे क्या हो गया t स्क्वायर, इससे ये स्क्वायर कट जाएगा तो i की वैल्यू अपने पास आ जाएगी कितनी, dt बाई t। अब या तो मैं इसको इंटीग्रेट करूं और फिर इंटीग्रेट करने के बाद t की जगह जो हमने माना था वो वैल्यू रख दूं, या तो मैं यहीं पर डायरेक्टली लिमिट लगा दूं। तो उसके लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमको निकालनी पड़ेगी। तो देखो भाई, लोअर लिमिट की जब मैं बात करूंगा इस सिचुएशन में तो t का जो लोअर लिमिट होगा वो कितना होगा, t की जगह तुम क्या रख दो, तुम x की जगह क्या रख दोगे भाई, x की जगह तुम 2 रख दो तो जो लोअर लिमिट आएगा तुम्हारे पास वो कितना आएगा, 2 2 4 और 4 + 2 कितना हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा 6। तो लोअर लिमिट आ गया √6, खत्म बात। ठीक है, अच्छा अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट में यहां 4 है तो यहां पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक को 16, 16 2 18 हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा √18। तो मतलब अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, √6 से लेकर √18 तक, √6 से लेकर √18 तक, खत्म बात, सारा गेम डन। अब क्या, अब मैं जानता हूं dt अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है, dt अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, बोलो dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, आ जाओ करके बताओ। dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ये बराबर होता है नेचुरल लॉग t के, और लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट हो गई आपके पास √6 से लेकर √18 तक। तो अब आप क्या करोगे, एक बार t की जगह √18 रखोगे और एक बार t की जगह √6 रखोगे तो क्या मिलेगा, बोलो नेचुरल लॉग √18 माइनस नेचुरल लॉग √6। तो इसको मैं लिख सकता हूं नेचुरल लॉग √18 बाई √6। अब क्या, अब मैं इसको एक और लॉग की प्रॉपर्टी में यूज करूंगा, और वो मेरी प्रॉपर्टी क्या है, देखो साथ में मैंने ये क्वेश्चन बस इसी वजह से लिया था ताकि तुमको आइडिया लग जाए कि लॉग कैसे काम करता है। ठीक है, चलो भाई, log a माइनस log b को हमने log a बाई b लिख दिया, और अभी भी हमको संतुष्टि नहीं मिली तो हमने इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी और कहा कि इसको हम लिख सकते हैं 18/6 की पावर 1/2। तो 1/2 पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा नेचुरल log 3। ये हमारा इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, खत्म बात। अरे क्या यहां तक कहानी समझ आई, क्या यहां तक बात समझ आई? इसको चाहते तो तुम यहां लिमिट ना लगाते, dt बाई टी करते, नेचुरल लॉग t आता और फिर t की जगह तुम क्या लिख देते, √(x² + 2), तब भी तुम्हारा आंसर सेम ही आता, बदलता नहीं। तो मैंने दोनों चीजें आपको बता दी कि कैसे आप लिमिट के साथ खेल सकते हो। ठीक है, चले आगे बढ़े। अगर आप चाहो
अगर आप चाहो तो अपर लिमिट लोअर लिमिट को चेंज कर लो, और नहीं तो आप पहले टी को इंटीग्रेट करो और फिर जो आपने सब्स्टिट्यूशन पहले किया था उसी सब्स्टिट्यूशन को रिवर्स कर दो। पहले आपने एक्स जो एक्स वाला फंक्शन था उसकी जगह टी रख के सॉल्व किया था, तो अब आप क्या करना है, जहां आपको टी मिल रहा है उस टी की वैल्यू उठा के वापस रख देनी है और सॉल्व कर लेना है, और आपका आंसर उससे निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो सर मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं, उसको करना। ठीक है, क्या है भाई क्वेश्चन, देखो मैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं, इसको आप खुद से ट्राई करना, आपको मजा आएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में देखने को मिलेंगे, और वो मैंने लिख दिया जेड डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3/2। एक हो गया। दूसरा हो गया आपके पास जेड स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड डी जेड, इसको सॉल्व करना। जेड स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड डी जेड को सॉल्व करना, तब भी आपका काम बनेगा, तब भी आपको अच्छा क्वेश्चन मिलेगा करने को। अच्छा, एक और सवाल, टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी डी टी, इसको भी सॉल्व करना। ये 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, सेम तरह के 3 क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर लगाना। इसके पावर लिख दो, इसकी पावर लिख दो 5/2। इन तीनों क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, कुछ पे लिमिट लगा दे रहा हूं, कुछ पे नहीं लगा रहा हूं। चलो, इस पे लिमिट लगा दे रहा हूं 0 से लेकर 4 तक, इस पे लिमिट लगा दे रहा हूं 1 से लेकर या -1 से लेकर +1 तक, दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। ठीक है सर, चले आगे बढ़ा जाए। आइए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बातें समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग, जब हम उनकी एप्लीकेशन करेंगे कहां, फिजिक्स में। ठीक है, चलिए देखिए अब उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स इन 1 डायमेंशनल मोशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स इन 1 डायमेंशनल मोशन, इसकी बहुत बेसिक कहानी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बता रखी है, लेकिन अभी मैं फिर बताऊंगा कि जब आप ये लेक्चर पढ़ रहे हो तो आपको बार बार पीछे जाकर आधार के और लेक्चर्स ना देखने पड़े। ठीक है, तो चलिए उसको एलिमिनेट करने के लिए, अगर आप गलती से भूल गए हो तो आपको रिकॉल कराने के लिए मैं आपको दोबारा ये सारी की सारी चीजें बता रहा हूं। ये सब मैं डिफरेंशिएशन में बता चुका हूं। ठीक है, तो देखो क्या भाई, जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की, तो हम ये जानते हैं जब 1 डायमेंशनल मोशन की बात होती है तो अपने दिमाग में यही दोनों वर्ड आते हैं शुरुआत से ही, कि एक का नाम है डिस्टेंस और एक का नाम है डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो दिस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस पर तो हम बहुत डिटेल में नहीं घुसने वाले हैं, हम बस उतनी चीजें पढ़ने वाले हैं जिससे हमारी फिजिक्स की एप्लीकेशन अच्छी समझ आ जाए और हमको क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं जिसका नाम होता है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। चलो, तो एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को क्या पढ़ते हो, जब तुम एवरेज स्पीड बोलते हो तो तुम्हारा हो जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और जब तुम एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हो तो एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखते हो, एवरेज वेलोसिटी को लिखते हो बच्चा रेट ऑफ चेंज ऑफ, ध्यान से समझना, क्या लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। और वी एवरेज को कैसे लिखा जाता है, दैट इज रिटन एज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लेकिन अब इसी को फील करना, मैं कह रहा हूं कि ये एक रास्ता है, यहां बीच में एक तालाब है, पॉन्ड, फील करना, कॉन्सेप्ट फील करना, और यहां पर रही मेरी ड्रीम कार, ये है मेरी ड्रीम कार, दहेज में मिली हुई। गुरुजी को ड्रीम कार इनकी दहेज में मिली थी, नहीं मिली थी रे गधा। ठीक है, चलो अब यहां पर ये अपने पास कार है, इस कार की रफ्तार है कितनी, इस कार की रफ्तार है u, और मैं कह रहा हूं कि मेरा यहां पर एक ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर ने देखा कि इनिशियली कार जो थी वो x1 डिस्टेंस पर थी, थोड़ी देर बाद ये कार यहां से चलते 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 यहां पहुंच गई। ठीक है, तालाब क्यों बनाया सर आपने, तालाब की कहानी तो नहीं बताई, तो तालाब की एक बहुत फेमस स्टोरी है हमारी, वो हम आपको पढ़ाएंगे संजीवनी बैच में जब आपको काइनेमेटिक्स सिखाएंगे। तो काइनेमेटिक्स सीखना है, तालाब की स्टोरी जाननी है तो मिलिए काइनेमेटिक्स में। ठीक है, चलिए सर, ये अब आपके पास एक कार रही, एक कार चलते चलते यहां पहुंची और यहां पहुंची तो इसकी रफ्तार हो गई v। भाई साहब मैं कह रहा हूं कि अब इसकी फाइनल पोजीशन हो गई x2,
अगर इसकी फाइनल पोजीशन x2 हो गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मुझे देखते ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ये रहा, और ये डिस्प्लेसमेंट है कितना, x2 माइनस x1। जब हमने देखा घड़ी में तो यहां समय हो रहा था t1, और जब यहां गाड़ी पहुंची तो यहां समय हो रहा था t2। तो जब मुझसे कहा गया एवरेज रफ्तार लिखो, तो मैंने एवरेज रफ्तार की जगह लिखा क्या, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये हमने लिखा। अब इसको फील करना कि मैं इस रास्ते से गाड़ी चला के लेके जा रहा था, अचानक से मेरी नजर स्पीडोमीटर पे पड़ी, और स्पीडोमीटर में मुझे दिख रहा था कि ये कार जो है ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कार चलाए होगे, स्कूटी चलाए होगे, बाइक चलाए होगे, नहीं चलाए होगे, गधा तो आंख बंद करके फील कर लो कि तुम कार चला रहे हो। समझना, गेम समझना। अगर तुम फील कर लो कि तुम कार चला रहे हो तो देखो गेम कहां जाएगा यार, कि कार चल रही है, तुम सड़क पे देख रहे हो, अचानक से तुम्हारी नजर स्पीडोमीटर पे पड़ी। जैसे ही तुमने स्पीडोमीटर पे देखा, तुम्हें दिखाई दिया कि तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार 80 किलोमीटर पर आवर है। ये 80 किलोमीटर पर आवर क्या है, जब तुम्हारे दिमाग में ये प्रोसेस हुआ कि स्पीडोमीटर की तरफ देखते हैं, और जब तक तुम देखे उसमें समय बहुत ज्यादा लगा कि बहुत कम, भाई बहुत कम समय लगा। उसमें गाड़ी बहुत ज्यादा चली कि बहुत कम चली। अरे भाई सिंपल सी बात है, बहुत कम समय में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर एक कार की बात करेंगे, बहुत छोटे से समय की बात करेंगे, तो जनरली हमको वहां पे डिस्प्लेसमेंट कम देखने को मिलता है। ठीक है, चलो भाई, तो अब हमने इसको डिफाइन किया एक और वर्ड से जिसका नाम रखा इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि हमारे दिमाग में प्रोसेस हुआ कि हमको स्पीडोमीटर की तरफ देखना चाहिए, और जैसे हमारे दिमाग में ख्याल आया तुरंत हमने स्पीडोमीटर की तरफ देखा। तो जब मेरे दिमाग में ख्याल आया और जब तक मैंने देखा उसके बीच में बहुत थोड़ा सा टाइम गया, और उस बहुत थोड़े से समय में कार बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस हुई। उस डिस्प्लेसमेंट का नाम रखा dx, और कितने समय में हुआ ऐसा, ये हुआ हमारा dt टाइम में। तो भाई उस समय जब तुमने ऑल ऑफ सडन देखा तो तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार थी 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से लेकर यहां तक जरूरी तो नहीं है ना कि 80 रही होगी, बदलती भी गई होगी। तो जब इंस्टेंट पर हम कोई रफ्तार देख रहे हैं तो दैट रफ्तार इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं, देखो इसको लिखते हैं v इंस्टेंटेनियस लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दैट इज डेल्टा x बाई डेल्टा टी, और ये हो जाता है हमारा dx बाई dt। अरे हो जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt। SI यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड, यहां भी बात करें तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा याद रखिएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास हो गई मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो अगली कहानी आई, दैट अगली स्टोरी इज नोन एज दैट अगली स्टोरी। अगली मतलब कुरूप नहीं, वो वाला अगली नहीं, अगली मतलब नेक्स्ट कहानी। ठीक है, अगली कहानी आती है अपनी क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को पढ़ना समझना है तो उसके लिए आपको एवरेज एक्सेलरेशन को जानना पड़ेगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको डिनोट करते हैं ए से, और ये लिखा जाता है भाई साहब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। जैसे मैं कह रहा हूं इनिशियली कार की रफ्तार थी u, फाइनली हो गई v, तो ये हो गया v माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1। लेकिन अब समझो कि अगर मैं इस कार को एक्सेलरेट कर रहा हूं तो यहां पर रफ्तार इसकी मैंने कह दी v है, तो भैया बहुत थोड़ा सा समय है, तो यहां पर जो रफ्तार में चेंज होगा वो v प्लस dv का होगा या v प्लस डेल्टा v का होगा। फील करना, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ जाएगी। अगर मैं कह रहा हूं इस जगह पर रफ्तार v है तो ये थोड़ी सी डिस्टेंस जो चला, अगर एक्सेलरेट कर रहा हूं तो इसकी रफ्तार में डेल्टा v का इंक्रीमेंट हुआ। बस कंडीशन ये है कि भैया जब आप बहुत थोड़े समय की बात कर रहे हैं तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाएगा, और इसमें एक लिमिट लग जाएगी। और वो लिमिट क्या लग जाएगी, वो लिमिट लग जाएगी डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, अब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो गया तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी।
डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से ये हो जाता है अपने पास dv बाई dt। तो हमारे पास दो बेसिक फॉर्मूले आए, एक v आया, क्या आया, एक v आया, उसको हमने लिखा dx बाई dt। ध्यान दीजिएगा, एक वेलोसिटी आया, उसको हमने लिखा dx बाई dt, और फिर अपने पास एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आया, उसको लिखा हमने dv बाई dt। फिर हमने कहा एक काम करो, इसी एक्सेलरेशन में जो dv बाई dt दे रखा है, इसी में dt से मल्टीप्लाई कर दो, dt से मल्टीप्लाई कर दो और dt से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा। अब देखो, जैसे ही हमने dt से नहीं, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, dx से मल्टीप्लाई कर दो और dx से डिवाइड कर दो, देखो इससे तुमको क्या फायदा मिलेगा। तो इससे तुमको बहुत शानदार चीज देखने को मिलेगी, और वो क्या है, देखो ये तुम्हारे पास है dx बाई dt, और dx बाई dt तुम v के बराबर जानते हो, तो यहां से तुम एक्सेलरेशन लिख पाओगे क्या, v dv बाई dx। एक्सेलरेशन हम क्या लिख पाएंगे भाई, v dv बाई dx। अब हमको डिफरेंशिएशन भी आता है, अब हमको इंटीग्रेशन भी आता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं एक कहानी शुरू करता हूं, और मैं क्या कहानी शुरू करता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या देता हूं भाई, कि मैंने कहा कि v जो है वो रूट x के बराबर है। v जो है वो किसके बराबर है, वो रूट x के बराबर है। और भाई साहब, या मैं कह दूं रूट x कर लूं, चलो ठीक है, रूट x कर लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि v जो है वो रूट x के बराबर है, और मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, कंडीशन कह रहा है इसमें ऑल द इनिशियल लिमिट्स आर 0, मतलब समय शून्य पे रफ्तार 0 है, समय शून्य पे पोजीशन 0 है, ऑल द इनिशियल लिमिट्स आर 0। ठीक है, जो जरूरत पड़ेगा उन सब में इनिशियल लिमिट 0 है, एक्सेलरेशन को छोड़कर। ठीक है, चलिए, तो मेरे से कह रहा वेलोसिटी निकालो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। मैं जब इसका सॉल्यूशन करने चला तो मुझे दिखा भाई, क्या दिखा, ध्यान देना, क्या दिखा कि v इक्वल्स टू, मुझे पता है अंडर रूट x, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या सॉल्व करूंगा, मुझे t चाहिए, v एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए। तो उसके लिए मैंने कहा एक काम करो, v की जगह लिख दो dx बाई dt, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। v की जगह dx बाई dt लिखने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे ही मैंने ये लिखा, मुझे चमका कि मैं dx अपॉन रूट x इक्वल्स टू dt लिख सकता हूं, और फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। कह रहा है इनिशियल लिमिट 0 है, ऑल द इनिशियल लिमिट्स आर 0, ऐसा मैंने लिख दिया। जब आपका सवाल लिख के आएगा तो वो लिख के आएगा कि एट t इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। तो एट t इक्वल्स टू कितने सेकेंड पे निकालना है, 2 सेकेंड पे निकालना है, तो ये हो गया x। अब जब रूट x की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 ऑफ dx, और इधर dt को मैं इंटीग्रेट करके t लिख दूं, लिमिट 0 से लेकर 2 तक लगा दूं, यहां 0 से लेकर x तक लगा दूं, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, फील करना, आंसर फील करने की कोशिश करना। या फिर एक काम करो, अभी एक काम और कर सकते हो तुम, वो क्या कर सकते हो कि अभी ना तुम यहां पर ये जो लिमिट लगाए हो 2 वाला, उसको रहने दो। उसको रहने दोगे तो तुमको बहुत फायदा होगा। उसको क्या, 0 से लेके t तक, ये t 2 सेकेंड हो, 4 सेकेंड हो, 10 सेकेंड हो, कुछ भी हो, हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहां पे 0 to x, तो हमको क्या मिल जाएगा, x एज अ फंक्शन ऑफ t पता चल जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो जब मैं अंडर रूट x की बात करूंगा, डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो -1/2 ऑफ dx हो जाएगा 0 से लेके x तक, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये t हो जाएगा, लिमिट 0 से लेके t तक। और जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, ध्यान देना, जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, बोलो, x की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1, और लिमिट कहां से कहां तक, बोलो, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके x तक, और ये बराबर हो गया t के। तो भैया ये अपने ऊपर हो गया कितना, x की पावर 1/2, और यहां पर 1/2 ऊपर जाएगा तो ये बराबर हो गया t के। मतलब अंडर रूट x जो है वो बराबर हो गया t/2 के। तो x की वैल्यू हो गई अपने पास t² 4। लो, खत्म, ये अपने पास पता चल गया xt।
और हमको चाहिए क्या था, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। और जब मुझे पता है x एज अ फंक्शन ऑफ t, तो मैं क्या करूं, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं dx बाई dt, तो ये मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो क्या मिला भाई, dx बाई dt करोगे इसका तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2t बाई 4dt। अरे ठीक है, देखो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब हम डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो t स्क्वायर का ये 2 पहले आ जाएगा, 2t, अरे ठीक है, t स्क्वायर का 2t हो गया, dt बाई dt करोगे तो तुम्हारे पास 1 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास 4 रहा, ये 2 हो गया, तो v इक्वल्स टू आ गया t बाई 2। कितनी देर पे पूछ रहा है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, तो v की वैल्यू आ गई 2 बाई 2, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज योर आंसर। हाय क्या सवाल था सर, क्या पूछे क्या निकला। अरे भाई साहब, क्वेश्चन में हमको दे रखा था कि एक पार्टिकल है जिसकी रफ्तार v इक्वल्स टू रूट एक्स के बराबर है, रूट एक्स के बराबर है। मेरे से कहा गया कि वेलोसिटी बतानी है समय 2 सेकेंड पर, दिया है टाइम रिलेशन है vx का, तो मुझे vx से vt बनाने आना चाहिए। तो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले v की जगह मैं लिख दूंगा dx बाई dt, फिर x को एक तरफ t को एक तरफ, खत्म बात, गेम डन, और कुछ नहीं करना है। अरे समझ आया, फील आया, ठीक है, ऐसे फील आना चाहिए तब जाके फिजिक्स समझ आएगी। अच्छा कठिन हो गया, एक और आसान सवाल करा दें, तुम्हारी ऐसी डिमांड है तो लो भाई एक सस्ता क्वेश्चन करा दे रहा हूं। क्वेश्चन मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुमको दे रखा है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2t, ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखा है 2t, तुमसे कहा गया फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी बताओ और क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। वेलोसिटी बताना है एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एट t इक्वल्स टू, इफ एट t इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0। ठीक है, चले आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करें, जब हम इसका सॉल्यूशन करने चले तो हमने देखा कि a इक्वल्स टू भैया 2t, एक्सेलरेशन है द फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे पास एक ही ऑप्शन है a की जगह लिखने का, dv बाई dt, और ये 2t हो गया, तो मैं dv इक्वल्स टू लिख सकता हूं 2t dt, dv इक्वल्स टू लिख सकता हूं 2t dt। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, बहुत ध्यान से देखना, तो मैं कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक, 0 से लेके v तक, dv का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये v हो जाएगा 0 से लेके v तक, 2t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेके t तक, इस t से ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो v विल बी इक्वल टू t स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात है, v विल बी इक्वल टू t स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो मैं लिख दूं t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 16 मीटर पर सेकेंड। समझ रहा, वेलोसिटी हो गया अपने पास 16 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दो, अब मुझे और क्या कैलकुलेट करना है, अब मुझे निकालना है भैया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t पता है t स्क्वायर, और मेरे पास एक ही फॉर्मूला है दैट इज dx बाई dt v का, और यहां पे मैं t स्क्वायर लिख दूंगा, तो dx विल बी इक्वल टू t स्क्वायर dt, और इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके x तक, 0 से लेके t तक, तो ये x हो जाएगा, लिमिट 0 से लेके x तक, और ये t क्यूब बाई 3 हो जाएगा, लिमिट 0 से लेके t तक। तो यहां पर आ गया x बेटा, यहां पर आ गया t क्यूब बाई 3, ले यार हो गया काम। अब जब मुझे चाहिए x एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो ये अपने पास हो जाएगा 64 बाई 3 मीटर। रख दो यार, रख दो भाई, 64 बाई 3 मीटर तुम्हारा काम बन जाएगा। ये आसान बात है, इस तरह के आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लेकिन ये जो इसके पहले वाला सवाल था वो थोड़ा बढ़िया, थोड़ा और स्टैंडर्ड था। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाओगे, समझ पाओगे, तब जाकर बात बनेगी सर, याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसी क्वेश्चन को उठा रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, देखना कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा कर्तव्य है, और वो मैं आपको सिखा के जाऊंगा कि मैंने दे रखा था एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2t,
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन में गिवन था, सब कुछ वही बात है, ऑल द इनिशियल लिमिट्स आर 0, और मुझसे कहा गया फाइंड वेलोसिटी, ठीक है, एट x इक्वल्स टू, या फाइंड डिस्प्लेसमेंट, चलो उल्टा करते हैं इस बार, फाइंड डिस्प्लेसमेंट x कैलकुलेट करना है एट v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। जब v की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड है तो उस समय x की वैल्यू क्या होगी, अगर मुझे ये निकालना होगा तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। देखो, तो मैंने क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस जो अभी मैंने किया वही करना है, कुछ खास नहीं है कि एक्सेलरेशन की जगह लिखना है भैया क्या, dv बाई डी टी इक्वल्स टू 2t। तो dv इक्वल्स टू क्या था अपने पास, 2t dt, और जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमने v इक्वल्स टू निकाला t स्क्वायर। ये थी हमारी इक्वेशन 1, या इसको कर लो इक्वेशन ए। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद v की जगह हमने लिखा क्या, v की जगह हमने लिखा dx बाई डी टी। याद रखिएगा, v इक्वल्स टू लिखा dx बाई डी टी, और ये बराबर था t स्क्वायर के, तो dx इक्वल्स टू लिखा t स्क्वायर डी टी। dx इक्वल्स टू टी स्क्वायर डी टी लिखा, टी स्क्वायर डी टी लिखा भाई, तो भाई क्या मिला, इसको जब इंटीग्रेट किया था हम लोगों ने 0 से लेके x तक, 0 से लेके t तक, तो x की वैल्यू हमको मिली थी t क्यूब बाई 3। अरे ठीक है, ये हमको x एज अ फंक्शन ऑफ t मिला था, ये हमको v एज अ फंक्शन ऑफ t मिला था, और मुझसे पूछा गया कि बताओ x क्या होगा जब v की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड है। तो अब तुम्हारा IQ प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, और वो कैसे काम करना चाहिए कि तुमको a और b दोनों में से, ए और बी दोनों में से टाइम को एलिमिनेट कर दो, काम बन जाएगा। एक जगह से टी की वैल्यू निकालो, दूसरी जगह रख दो। अगर मुझे वी दिया है, एक्स पूछ रहा है, तो मैं यहां से टी की वैल्यू निकालूंगा फ्रॉम इक्वेशन ए। ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन ए। देखो कितने कठिन कठिन काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन है जो बस तुम इतना जानने से लगा पा रहे हो कि तुमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन काम भर का आता है। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन ए टी की वैल्यू बराबर हो जाएगी रूट वी के, और इसको उठा के यहां रखोगे तो एक्स विल बी आ जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू टी की पावर, देखो t की पावर 3 है और t की वैल्यू रूट v के बराबर है, तो मैं लिखूंगा v की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3। और मुझे v कितना दे रखा है, मुझे v दे रखा है 4 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3। तो भैया यहां कितना हो जाएगा, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो अब क्या हुआ, 2 से पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू तुम्हारे पास हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 8/3 मीटर। ये फिजिक्स है, लेकिन ये फिजिक्स तब संभव है, ये आंसर निकाल पाना तब संभव है जब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता होगा। अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं जान रहे हो तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा कभी निकाल ही नहीं सकते। बुझे, यही इंपॉर्टेंस है किसका, इंटीग्रेशन का किसमें, फिजिक्स में, डिफरेंशिएशन का किसमें, फिजिक्स में। अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आया तो फिजिक्स आने वाला नहीं है। क्या विनोद, बात समझ आ रही है? तो मन लगा के मेहनत करो, तभी से पढ़ो, समझो, आंसर तो निकलेगा ही यार। अगर तुम मैथमेटिक्स अच्छी कर लोगे तो तुम फिजिक्स में कहीं अटकोगे ही नहीं भाई। बस तुमने अपनी मैथमेटिक्स को बढ़िया बनाना है, अपनी बेसिक मैथमेटिक्स को अच्छा करना है, और उसको अच्छा करने का बस एकमात्र रास्ता है कि आप आधार सीरीज को बहुत बढ़िया से फॉलो करिए और क्वेश्चंस लगाइए। दैट्स इट। एक बार में 10 लेक्चर देखने से, 12 लेक्चर देखने से आपका पूरा का पूरा बेसिक मैथमेटिक्स इतना शानदार हो जाएगा कि फिर आपको फिजिक्स में कभी भी किसी तरह की कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, चले आगे बढ़े। आ जाओ सर, ऐसे सवाल देख के बड़ा अच्छा लगा, एक आध सवाल और करा दो। तो मैं कह रहा हूं ठीक है, लो कर लो, अपनी इच्छा पूर्ण कर लो। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुमको क्या दिया हुआ है, तुमको दिया हुआ है x इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 5, 3t क्यूब प्लस 5। ठीक है, या चलो सिंपल रखते हैं, 3t क्यूब दे देता हूं मैं तुमको। ये तुमको दिया हुआ है और तुमसे कह रहा है फाइंड x कैलकुलेट करना है जब इसका एक्सेलरेशन कितना हो। जब इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब अपन मिक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों पे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ डिफरेंशिएशन हो रहा होगा बस केवल, कुछ में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों हो रहा होगा, ठीक है। तो भाई मुझे जब x पूछ रहा है कब, जब मेरा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सवाल में हमको x दिखा और हमको a तो कहीं दिख ही नहीं रहा कि हम वैल्यू रख के आंसर निकालें, तो हम क्या करेंगे, पहले हम a निकालेंगे। तो a निकालने का क्या तरीका है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको वेलोसिटी मिलेगा और वो तुमको 9t² के बराबर मिलेगा। और अगर तुम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, dv/dt करोगे, तो तुमको एक्सेलरेशन मिलेगा और वो किसके बराबर मिलेगा, वो तुमको 9 2 18 t के बराबर मिलेगा। तो अब यहां से t की वैल्यू तुम निकालोगे, ये इक्वेशन तुम्हारी 2 हो जाएगी। इस इक्वेशन को तुम 2 कर लो, यहां से t की वैल्यू को निकालो और ऊपर रख दो, तुम्हारा काम बन गया। तो t की वैल्यू आ गई a/18। लो, अब जब मैं इसको ऊपर रखूंगा तो x विल बी इक्वल टू 3 इंटू टी क्यूब है, तो ये हो जाएगा अपने पास a³/18। भाई a³/18, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसको क्या कर दूं, आसानी से सॉल्व करने के लिए a³/18 इंटू 18 कर दूं, ठीक है। कह रहा है कि जब मेरा a जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मेरा x कितना होगा। अब तो सिंपल गणित है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 3 इंटू a की जगह मैं क्या लिख दूंगा, a की जगह मैं 2 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 18। अब सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 6, ये हो जाएगा आपके पास 9, ये हो जाएगा आपके पास 9, ये हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1/81 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो ये आप x इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो ये 3 8 जा 24, तो 1/243 मीटर आपका आंसर आ गया। बढ़िया सवाल था, आसान सवाल था। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फील आता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल भी अटकने वाले नहीं हो, ठीक है। एक और सवाल मैं तुमको करा देता हूं, आ जाओ देख लो, एक और सवाल देख लो, उसको फील कर लो। अभी तुम्हारा इस क्वेश्चन के साथ लगभग जितनी दुविधाएं हैं सबका आंसर निकल जाएगा। क्या मैंने तुमको कहा कि वेलोसिटी इक्वल्स टू, तुमको पता है भाई, वेलोसिटी इक्वल्स टू तुमको पता है क्या, 2t²। लो, मैंने कहा वेलोसिटी इक्वल्स टू तुमको गिवन है 2t², और तुमसे कहा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है कब, एट x इक्वल्स टू 2 मीटर, और क्वेश्चन में कह रहा है एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करें, अब जब तक मुझे a और x का रिलेशन नहीं पता चलेगा तब तक मैं कैलकुलेट कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे x रखना पड़ेगा a निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा यार, तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात समझ आएगी, वो क्या है कि ऊपर वाले फंक्शन में v की जगह मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, dx/dt लिख दूं, ये अपने पास 2t² है, या दूसरा dx/dt है अपना, ये अपना dx/dt है। देखो ये 2t² है, ये dx/dt है, भैया dx/dt 2t² के बराबर है। अब समझना मुद्दे वाली बात। दूसरी बात और क्या मेरे दिमाग में आ सकती है कि मैं इस फंक्शन को ना क्या करूं, dv/dt कर दूं। तो जब मैं dv/dt करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा और वो बराबर होगा 4t के, वो बराबर हो जाएगा 4t के, और dx/dt 2t² है, इसका मतलब है dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2t² dt। इंटीग्रेट कर दोगे इसको 0 से लेके x तक, 0 से लेके t तक, तो x की वैल्यू तुमको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी तुमको 2t³ लिमिट 0 से लेके t तक, x में लिमिट 0 से लेके x तक, तो यहां x की वैल्यू आ गई 2/3t³। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन में कह रहा था t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0, तो जब मैं t 0 रखा तो मैंने x को 0 रखा, जब मैं समय t रख रहा हूं तो मैं x को x रख रहा हूं, तो अब मुझे मिल गया x एज अ फंक्शन ऑफ t। और यहां से जब मैंने देखा तो मुझे एक्सेलरेशन मिल गया भाई साहब 4t। तो भैया अब मुझे चाहिए क्या, इसको मैं कहूं ये इक्वेशन a, ये इक्वेशन b, और भाई क्या करोगे, तुमको x रख के a निकालना है, x रख के a निकालना है। तो जब तुम यहां से
यहां से t की वैल्यू निकालोगे तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। यहां से देखो t की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 क्यूब रूट ऑफ x। क्या आएगा 3/2 क्यूब रूट ऑफ x या 3/2 x की पावर 1/3। x की वैल्यू कितना कह रहा है, x की वैल्यू कह रहा है 2 मीटर। हटाओ, हाँ चलो 2 मीटर ही रहने दो, क्या करना है अपने को। देखो तो जब हमको यहां पर 4 इंटू, अब इसका क्या है क्यूब रूट ऑफ 3/2 इंटू एक्स की जगह कितना है, x की जगह 2 है, इससे ये कट जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 क्यूब रूट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने पास a आ गया, ये अपने पास एक्सेलरेशन आ गया। ये हमारी पूरी की पूरी कहानी जो हम यहाँ देखने को मिल रही है, ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको दिमाग में तभी सेट होगी जब आपको बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता होगा। अगर आपको दोनों अच्छे से नहीं आता, आपका पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स चैप्टर सर के ऊपर से उड़ जाएगा, आपको भनक भी नहीं लगेगा बच्चा कि हम करें तो क्या करें। और फिर पहले ही चैप्टर में एहसास होने लग जाएगा कि दुनिया का सबसे कठिन सब्जेक्ट फिजिक्स है और ये हमसे होने वाला नहीं है। लेकिन अगर यही 10 लेक्चर आधार सीरीज का तुम ध्यान से देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, तुमको पूरे 11वीं क्लास में कहीं ऐसा कष्ट नहीं होने वाला है कि यार फिजिक्स नहीं आ रही है। लाइन बाय लाइन दिमाग में सेट होगी फिजिक्स। ये बात याद रखना, फिजिक्स ना आने का सबसे बड़ा कारण होता है बेसिक मैथमेटिक्स का कमजोर होना। अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप बहुत आराम से फिजिक्स को कर ले जाएंगे, फिर आपको फिजिक्स में कोई समस्या होने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और आगे की कहानी क्या है अपनी, आगे की कहानी एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड दैट इज द लास्ट पोर्शन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। और यहां मैं आपको फिजिक्स दिखाता हूं, रियल फिजिक्स जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 इक्वेशंस होती हैं और उसको हम निकाल रहे हैं कैसे, बाई इंटीग्रेशन से। देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन तुम्हारे सामने कर रहा हूं, तुमको फील हो जाएगा कि क्या एप्लीकेशन है। और अगर तुमको ये प्रीवियस क्वेश्चन ढंग से दिमाग में सेट हुए ना, तो ये तुमको कभी भी परेशान करने वाला नहीं है, एक बार में फील आ जाएगा। क्या कि ये अपने पास एक रास्ता था, स्ट्रेट रास्ता था, यहां पर मेरी ये ड्रीम कार थी, ये जो थी ये मेरी ड्रीम कार थी भाई साहब, ठीक है। इसकी इनिशियली यहां पर वेलोसिटी थी v, जब समय था 0, याद रखिएगा। थोड़ी देर बाद ये कार यहां पहुंच गई, इसकी रफ्तार हो गई हमारी v, और थ्रू आउट मोशन में जो एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट था, तभी तो यहां से u से रफ्तार v होगी। मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन आया, और हमने एक्सेलरेशन की एक कंडीशन लगा दी, दैट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां पर एक ऑब्जर्वर था, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक ऑब्जर्वर था, यहां से इसकी जो पोजीशन थी वो थी x0, ठीक है, या x1, ध्यान दे लीजिए, इसको मैंने कह दिया x1, और यहां से इसकी जो पोजीशन थी वो थी भाई साहब x2, ठीक है। चले आगे बढ़े, ये पोजीशन हो गई x1, ये पोजीशन हो गई हमारे पास x2, और मेरे से कह रहा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन बताओ, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई बता देता हूं। सबसे पहला जो इक्वेशन होता है उसका नाम होता है वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। क्या नाम होता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। चलो इस रिश्तेदारी को समझते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप क्या कहता है कि अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो ये बराबर होता है dv बाई dt के। तो dv इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं a dt, और भैया मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब समय 0 है तो रफ्तार है u, जब समय t है तो रफ्तार है v। देखो जब समय 0 था तो रफ्तार थी u, जब समय t हो गया तो रफ्तार हो गई v। तो 0 से लेके t तक, तो u से लेके v तक, तो dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट u से लेके v तक, a dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 से लेके t तक, a मेरा कांस्टेंट था। तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी। आप याद करो जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था या ग्राफ पढ़ाया था, तो ग्राफ पढ़ाते समय ग्राफ से मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन समझाया था, और यहां हम वही इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन से। क्यों भैया, एरिया अंडर द कर्व, वहां हमने एरिया अंडर द कर्व देखा था, यहां हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब तो यह होगा ही कि इंटीग्रेशन जो है वो एरिया अंडर द कर्व का सेंस हमको देता है।
ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जैसे ही इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था वैसे ही इंटीग्रेशन का ग्राफ में क्या इंटरप्रिटेशन है वो आपको समझा दिया था, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको कैलकुलस मेथड से निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ से जब हम निकालते थे तो एरिया निकालते थे, और किसी भी ग्राफ के अंदर कितना एरिया आ रहा है ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको इंटीग्रेशन से ही तो पता चलता है यार। एक ग्राफ के अंदर कितना एरिया बाउंड हो रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। ये मैंने आपको इंटीग्रेशन के पहले लेक्चर में समझाया था, ठीक है। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो जब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे तो उसका नाम है भैया पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। क्या नाम है? पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। पोजीशन और टाइम की रिश्तेदारी। तो जब पोजीशन और टाइम की रिश्तेदारी होती है, dx/dt होता है, तो ये भैया हमको मिलता है वेलोसिटी, ठीक है। dx/dt हमको v के बराबर मिलता है, तो मैं dx इक्वल्स टू लिख सकता हूं v dt, और मेरा जो v है वो बराबर है u प्लस at, और यहां पे क्या हो जाएगा dt, और मेरा dx जो है ये dx का इधर हो जाएगा भाई। इधर इंटीग्रेशन कर दोगे, जब समय शून्य था तो पोजीशन x1 था, जब समय t हुआ तो पोजीशन x2 हुआ, तो dx का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट लग गई x1 से लेकर x2 तक, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और a t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, लिमिट लगा देंगे 0 से लेके t तक, x2 माइनस x1 दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इसको s लिख देते हैं, और ये बराबर हो जाता है किसके? ut प्लस हाफ at स्क्वायर के। अरे ठीक है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को बोलते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप। ध्यान दीजिएगा, थर्ड वन, ये हमारा सेकंड वन था। थर्ड वन जो है उसको क्या बोलते हैं? थर्ड इक्वेशन को वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप। देखो इंटीग्रेशन से कैसे निकलता चला जा रहा है। वेलोसिटी और पोजीशन की रिश्तेदारी का हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वो हमने बनाया था, क्या निकल के आया था वो मैं आपको बता देता हूं। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, v इक्वल्स टू क्या, a इक्वल्स टू क्या, a इक्वल्स टू क्या जानते हो भाई? a इक्वल्स टू एक फॉर्मूला जानते हो तुम लोग, v dv/dx, जिसमें वेलोसिटी और पोजीशन की रिश्तेदारी है। कैसे आता है? इसी dv/dt में कहा गया, इसी dv/dt में हम dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं और dx से डिवाइड कर देते हैं, तो dx/dt v बन जाता है, और दूसरा जो पोर्शन बचा dv/dx रह जाता है, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा भाई, चलो वेरी गुड। तो यहां से क्या फायदा होगा? v dv इक्वल्स टू, ध्यान देना, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? v dv इक्वल्स टू a इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए कहां से कहां तक? x1 से लेकर x2 तक, और इनिशियल u से लेकर v तक। जब पोजीशन x1 थी तो रफ्तार u थी, जब पोजीशन x2 हो गई तो रफ्तार v थी, जब पोजीशन x1 थी तो रफ्तार u थी, जब पोजीशन x2 हो गई तो रफ्तार v हो गई। तो ये आपके पास आ गया v²/2, दैट इज a, dx का हो जाएगा x, और इसकी लिमिट लग जाएगी x1 से लेकर x2 तक, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करेंगे लिमिट यहां पर u से लेकर v तक, तो भैया एक बार v की जगह v रखोगे तो ये v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू a इंटू x2 माइनस x1, और इसको हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं s, तो v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, तो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। दिस इज नोन एज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ नहीं, इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी होती है, दैट इज SNTH इक्वल्स टू u प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस 1 सेकेंड, एंड यू विल गेट द ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग फोर्थ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, और ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स। सब तुमको संजीवनी वाली सीरीज में बहुत डिटेल में पढ़ने और समझने को मिलेगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहां खत्म होता है, जिसमें हमने शानदार एप्लीकेशन पढ़ी कि कैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों मिलके फिजिक्स को बहुत आसान बनाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है अगर आपको फिजिक्स सीखनी है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। यहां हमारा पूरा पोर्शन खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और हमारे नए टॉपिक का नाम है वेक्टर्स, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगाकर लगे रहिए, पढ़ते रहिए,
आपका जरूर जीवन में कुछ ना कुछ हला भला हो जाएगा। बस उसके लिए आपको मेहनती होना है, मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो भैया सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चलिए सर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।